आज का सेशन पूरी तरह से पेट फोकस्ड है। पेट जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उससे पूरी तरह मैंने फोकस किया है। तो इसमें 25 क्वेश्चन मैं लाया हूँ और 25 क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके सारे को। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। बाबर के बाद क्या होता है? हुमायूं, उसका पुत्र। हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। तो प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ये वेनसांग था। फायान गुप्त साम्राज्य में आया था और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जो बंगाल का नवाब रहता है। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, यानी कि सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था? वो था मीर जाफर, इसका सेनापति था मीर जाफर ने साथ नहीं दिया था और इसीलिए प्लासी का जो युद्ध होता है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो केसरी के संस्थापक थे लोकमान्य तिलक। इनको बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता था। इनका नाम बाल गंगाधर तिलक ही था, लेकिन लोकमान्य तिलक के नाम से ये चर्चित थे। तो केसरी जो समाचार था उसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। इसके अलावा एक मराठा समाचार पत्र भी था इनका, मराठा और केसरी दोनों याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। हालांकि करजन उसमें वायसराय रहता है और करजन ने 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दिया है कि बंगाल का विभाजन होगा, लेकिन जो बंगाल का विभाजन होता है वो 16 अक्टूबर 1905 को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति पी मित्रा, पुलिन मित्रा इनका पूरा नाम है, पुलिन मित्रा और पी मित्रा इससे संबंधित हैं। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना होती है पी मित्रा और बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त इन तीनों लोगों के सहयोग से 1902 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जगह होती है। मिदनापुर जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है, मिदनापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरम दल के पिता किसको कहा? यानी गरम दल का जो आंदोलन होता है, भारत में जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है तो नरम दल और गरम दल दो हुआ करते थे। तो गरम दल का जो पिता माना जाता था वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग की तिथि क्या है? जलियांवाला जो बाग हुआ था उसकी, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसकी तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग एक जगह है, वहीं पे ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है और यहीं पे नेशनल जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है। सहारा पश्चिमी अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अवस्थित है ये।
ये पूरा का ये अफ्रीका कंटिनेंट का ये पश्चिमी सहारा क्षेत्र है। गोबी मंगोलिया में है और अटाकामा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरबन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ये सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। ये भारत का मैप है। तो ये पश्चिम बंगाल का एरिया है और यहीं पे जो सुंदरबन का डेल्टा है यहीं पे अवस्थित है। सुंदरी नामक वन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसी के नाम पे सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी के द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक जगह से होता है। ये मध्य प्रदेश का इलाका है और यहीं पे अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है ये, और इसी के साथ साथ तापी नदी भी गिरती है। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं यहाँ पे गिरती हैं, और ये दोनों नदियों के द्वारा एस्चुअरी बना जाता है। जैसे गंगा नदी के द्वारा डेल्टा बना जाता है, उसी तरह ये नर्मदा और तापी हैं और ये अरब सागर में ये एस्चुअरी बनाती हैं। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, जिस तरह बैंक हमको लोन देता है तो हम उसको ब्याज देते हैं, उसी तरह जो रिजर्व बैंक है वो रिजर्व बैंक अपने वाणिज्यिक बैंकों को, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, और मतलब बहुत सारे बैंक हैं। तो रिजर्व बैंक जिस दर पे उनको जो लोन देता है उनको कहते हैं हम रेपो रेट उसको कहते हैं हम। रिजर्व बैंक जिस दर पे बैंकों को लोन देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कपड़ा उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो ये आपका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करता है क्रय क्षमता के आधार पे। क्रय क्षमता अगर आपकी है तो आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो प्रगतिशील कर आयकर का उदाहरण है। प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे टैक्सेस बढ़ते जाते हैं। तो प्रगतिशील कर का उदाहरण है आयकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो जो अनुच्छेद 1 है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, पहले ही अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ बताया गया है, पहले अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है? तो ये आपका संशोधन है 42वें संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन से? तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, संविधान के संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन के साथ, तब तक जय हिंद।